नमस्कार साथियों। आज मैंने सोचा कि लाइव करते हैं तो आज़ाद आकाश के तले लाइव करते हैं, क्योंकि हमेशा बंद कमरे में बैठकर लाइव करते हैं। तो आज थोड़ी खुली आज़ादी से लाइव करने का मन हुआ। और आज़ादी तो गुलाम भी चाहते हैं। कौन से गुलाम? गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने आज जम्मू में जो G23 के लीडर्स हैं उनको इकट्ठा किया है, और वो लगातार ब्यूगल बजा रहे हैं विरोध का, रिबेलियन का, कह सकते हैं। G23 एक तरीके से बगावती सुर अपना रहा है G3 के खिलाफ। G3 कौन? गांधी थ्री, मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा। तो G23 वर्सेस G3 अब शुरू हो चुका है। गुलाम जो थे कल तक, वो आज आज़ाद होना चाह रहे हैं। दरबारी बनाम डिसेंटर्स हो चुका है। कांग्रेस पार्टी से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि ये लोग जो है, ये राहुल गांधी को 5 इलेक्शंस में मजबूत करने के बदले अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनको तो पार्टी ने सब कुछ दिया और ये लोग अब ऐसे कर रहे हैं। सोर्सेज ये कह रहे हैं, कांग्रेस के चाहने वाले जिनमें तहसीन पूनावाला भी शामिल है, वो अलग तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लीडर्स कौन हैं, इन्होंने पार्टी के लिए किया ही क्या, इनको तो सब कुछ मिला, ये चुनाव जीत सकते हैं क्या? तो एक के बाद एक इन तर्कों का जवाब देंगे। पर सबसे पहले, आज जो लीडर्स वहां पर जम्मू में इकट्ठा हुए हैं उसमें तो गुलाम नबी आज़ाद थे ही। आज़ाद को राज्यसभा से आज़ादी तो दे दी है प्रथम परिवार ने, क्योंकि उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे। G23 ने पत्र लिखा था कि भाई चुनाव होने चाहिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, बातों को सुना जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। और अध्यक्ष बना रहे हैं तो ऐसा अध्यक्ष बनाए जो छुट्टी कम काम ज़्यादा करे। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी थी। तो सबसे पहले, जब से G23 ये बातें लिखने लगी है, मुझे बड़ा विंडिकेशन महसूस हुआ। विंडिकेशन इसलिए महसूस हुआ क्योंकि याद होगा आपको कि 2017 में दिसंबर में जब राहुल की ताजपोशी की जा रही थी, बिना कोई परफॉर्मेंस के, परिवार के नाम के आधार पर अध्यक्ष बनाने की कवायद की जा रही थी, तब मैंने भी बगावत की थी और मैंने कहा था कि राहुल गांधी वैसे ब्लॉक लेवल के लीडर बनने की भी उनकी क्षमता नहीं है, और उनको ब्लॉक लेवल का प्रेसिडेंट भी बनाना बेवकूफ़ी होगी। वो खुद चुनाव दर चुनाव हारते हैं, उन्होंने 30 चुनाव हराए थे पार्टी को। तो उनको केवल अपनी माँ के प्यार में उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनाना, ये कहाँ तक सही होगा? और 2014 का चुनाव हारे, 2014 के बाद लगातार चुनाव हारे, गुजरात का भी चुनाव 2017 में हार गए, उसके बाद भी उनकी प्रमोशन हुई, उसके बाद भी चुनाव हारे, 2019 में भी चुनाव हारे, फिर जाकर रिजाइन किया, और अब फिर से बात हो रही है कि 5 चुनाव के बाद वापस ले आएंगे फिर से, मतलब सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा। तो G23 भी देर से ही देर से ही सही उनकी आंखें खुली। और वही नेता जो मुझे कल तक गालियां देते थे, चाहे वो एक समय पर प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो तो उन्होंने अपना आशियाना ही बदल दिया। संजय झा, वो तो सस्पेंड हो गए अपनी बात उठाने के लिए। और आज जो आप देख रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा है, विवेक टांका है, उनके अलावा वहाँ पर कपिल सिब्बल तो है ही, गुलाम नबी आज़ाद है, और उसके अलावा आप मनीष तिवारी भी है। तो बहुत सारे नेता है जो कहीं ना कहीं लोकसभा लड़े हुए नेता है, लोकसभा से जीते हुए नेता। आनंद शर्मा भी है, वरिष्ठ नेता है, और वो यही बातें कर रहे हैं। अब आते हैं जो तर्क कांग्रेस के सूत्र या कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के समर्थक लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये लोग चुनाव जीत सकते हैं क्या? सवाल ये नहीं है कि क्या ये लोग चुनाव जीत सकते कि नहीं। वैसे चुनाव तो राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए और वायनाड भागना पड़ा उन्हें। तो चुनाव तो हारना जीतना लगा रहता है। चुनाव तो वैसे प्रियंका वाड्रा भी हरवा रही है, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई है कांग्रेस पार्टी की, ये आपके सामने है। 2019 के चुनाव उठा के देख लीजिए, और 2022 में जो असेंबली चुनाव आ रहे हैं वो भी देख लेना। तो चुनाव हारना या जीतना पैमाना अगर अकेले पैमाना होता तो ये अन्यायपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कोई चुनाव जीतने की क्षमता उनकी कितनी है। अब देखिए, जहां पर भी जाते हैं वहां पे चुनाव हरवा के आते हैं। उनकी स्टेटिस्टिक्स उठा लीजिए, जहां जहां स्टार प्रचारक के रूप में
वो कैंपेनिंग करने गए हैं तो वहां पर ज्यादातर पार्टी सीट हारी है। सवाल ये है कि क्या पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेसी और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप पूरे देश में तो लोकतंत्र स्थापित करने की बातें करते हैं, आप कहते हैं पूरे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज भी राहुल गांधी ने कहा डेमोक्रेसी इज डेड। तो मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं डेमोक्रेसी इज डेड, लोकतंत्र मर चुका है। पर पार्टी में अपने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए क्या किया? जब शहजाद पूनावाला ने बात उठाई कि राष्ट्रीय अध्यक्षता की पोस्ट के लिए चुनाव होना चाहिए, इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, तब आपने तो मुझे पार्टी से एक तरीके से बेदखल कर दिया, मुझे गालियां दी, मुझे कई चीजें बताई। तो अंदरूनी लोकतंत्र कहाँ है कांग्रेस पार्टी का, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज को रख सके? और वो 3 साल में कोई बदला नहीं है। अगर अंदरूनी प्लेटफॉर्म्स होते, इंटरनल डेमोक्रेसी होती, बातें सुनी जाती, तवज्जो दिया जाता, तो ये G23 ने जब पत्र लिखा या अपनी बातें बार बार कही तो उसको भी सुना जाता। तो इंटरनल डेमोक्रेसी, तो मेरे घर में डेमोक्रेसी छोड़कर पूरे देश में और दुनिया में मैं डेमोक्रेसी लाना चाह रहा हूँ। मेरे पार्टी में चुनाव छोड़कर मैं पूरे देश के पार्टी के चुनाव सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, अपनी पार्टी में तो चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से होने नहीं देंगे। चुनाव से पहले ही वो सबसे बड़े साइकोफेंट दरबारी चाटुकार रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं कि 99.99% लोग राहुल गांधी को वोट करना चाह रहे हैं। अरे भाई, ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा साइकोफेंसी है? चुनाव हुए नहीं और इतने ही वोटर अगर चुनाव के लिए समर्थन देना चाहते हैं राहुल गांधी को कि 99% लोग उनके साथ है, आपको पता चल गया, तो भाई अमेठी की सीट क्यों हार गए? तो ये जो तथाकथित समर्थक है राहुल गांधी के, वो चुनाव के समय कहाँ चले जाते हैं भाई? राहुल गांधी को वोट नहीं देते पर पार्टी में आपको 99% वोट दे देते। या पार्टी में जो राहुल गांधी को चाहते हैं वो किसी और ग्रह से आए हैं, मंगल ग्रह के निवासियों से सर्वे करवा के ले आया रणदीप सुरजेवाला। बहरहाल, दूसरा सवाल यह है कि पार्टी में केवल एक परिवार को ही क्या सब कुछ माना जाए? क्या ये परिवार ही पार्टी बन चुकी है? इसीलिए जब परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र इज डेड, लोकतंत्र पर खतरा आ चुका है। अगर परिवार के हिसाब से चुनाव ना जीते जाए तब तो चुनाव आयोग पर सवाल, चुनाव की प्रणाली पर सवाल, ईवीएम पर सवाल। अगर पारिवारिक हित में कोई केस का फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, जुडिशियरी पर सवाल। अगर परिवार के हक में अगर कोई संस्था काम ना करे तो आर्मी तक पर सवाल। अगर चाइना पीछे हट जाए, चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिले क्योंकि उसमें परिवार का हित नहीं हो रहा, तो आर्मी पर भी सवाल, आर्मी का भी अपमान। तो बार बार परिवार के हित को देश हित और पार्टी हित समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। परिवार, पार्टी एक समय पर परिवार हुआ करती थी, वो महात्मा गांधी के जमाने में। पर राहुल गांधी के जमाने में पार्टी मात्र परिवार तक ही सीमित होकर रह गई, मतलब कि परिवार ही पार्टी है। मतलब इसमें राहुल, सोनिया, रॉबर्ट, प्रियंका, यही पार्टी है। 3.5 लोगों की पार्टी बनकर रह चुकी है। इसलिए G23 वर्सेस G3 या G3.5 ये बनाम हो चुका है, ये वर्सेस हो चुका है। दूसरी बात, चुनाव और आंतरिक लोकतंत्र कब स्थापित होगा कांग्रेस पार्टी में, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात, क्या अब कांग्रेस पार्टी को ये रियलाइज नहीं करना चाहिए कि केवल और केवल एक परिवार की पूजा भक्ति करने से देश आपको कोई ओहदे पर नहीं बैठाने वाला? परिवार की भक्ति और देश की भक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। आपने परिवार को एक समय पर देश मान लिया था, परिवार को पार्टी मानते हैं। क्या ये परिवार अब एक पार्टी के लिए एसेट है या लायबिलिटी बनकर रह चुका है? चौथी बात, वैचारिक स्तर पर क्या है पार्टी की पोजीशन? क्या बार बार देश के हितों पर सौदा और समझौता करना क्योंकि आपको मोदी विरोध करना है, तो कभी मोदी विरोध के चक्कर में आप पाकिस्तान के साथ गले मिल जाते हैं, बाजवा को गले मिलते हैं। कभी आप पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी को हटाना है, पाकिस्तान मदद कर लो। कभी आप 370 पर झूठ फैलाते हैं जिससे कि पाकिस्तान को उसका फायदा यूनाइटेड नेशंस में मिलता है, डॉसियर में आपकी बातों को छापते हैं, पाकिस्तानी मीडिया में आप छा जाते हैं। कभी आप चाइना को लेकर गलवान पर जो हमारे बलवान ने ताकत दिखाई उस पर सवाल उठा देते हैं।
जब चाइना खुद मानता है कि उसके लोग मरे गलवान में, जब चाइना खुद डिसएंगेज कर रहा है, तब भी आप कहते हैं कि हमने जमीन सरेंडर कर लिया, आर्मी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि मोदी की वाहवाही कहीं ना हो जाए। तो बार बार मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आना, क्या यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है? अपने आप को कभी तो प्रस्तुत करते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर चले जाते हैं चुनाव से पहले, कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, कहते हैं कि मैं इस जाति का और उस जाति का ब्राह्मण हिंदू हूँ, और फिर जब बात आती है राम मंदिर चंदे को लेकर तो राम मंदिर चंदे को गाली देते हैं। कांतिलाल भूरिया कहते हैं कि ये चंदा का पैसा दारू में इस्तेमाल हो रहा है। कोई और कहता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की लड़ाई करने के लिए चंदा मांगा जा रहा है। कोई चंदे का हिसाब मांगता है, चाइना से चंदा ले लिया पर राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाते हैं। कभी जय श्री राम से आपत्ति हो जाती है। तो कभी तो राम भक्त बनना चुनाव से पहले, और बाकी के समय अपने आप को रोम भक्त की मोड में रखना, रोम भक्ति में लीन होना, मतलब तुष्टिकरण के वायरस से ग्रसित होना, और ऐसे ग्रसित होना कि अभी तक उसका वैक्सीन नहीं मिल पाया। चुनाव के समय मंदिर चले जाएंगे सीजनल हिंदू की तरह, और फिर चुनाव जैसे संपन्न हो जाएगा तो बंद कमरे में कहेंगे हम तो मुसलमानों की पार्टी है। तो मुस्लिम वोट बैंक कार्ड खेलना, बार बार डिवाइड एंड रूल करना, और डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं, हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल किया, पार्टीशन करवा दिया देश का। उसके बाद अब वो काफी नहीं रहा तो असम में गुजरातियों के खिलाफ जहर उगला। गुजरात में क्या नतीजा है? आम आदमी पार्टी ने आपको सूरत में ही रिप्लेस कर लिया, दिल्ली में तो रिप्लेस कर ही दिया था। फिर उससे पेट नहीं भरा तो नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडियन वोटर्स को गाली देना, अपमानित करना, जबकि उन्होंने आपके परिवार को पिछले 50 सालों तक चुनकर भेजा है। तो वही वोटर्स का अपमान करना, कहना कि ये सुपरफिशियल होते हैं, इनको तो जानकारी नहीं है, तो बहुत बड़े बेवकूफ से वोटर होते हैं। तो बार बार अपमान करना, यही इस तरीके से कभी राम का अपमान, कभी देश का अपमान, कभी सेना का अपमान, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कभी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल, एक ट्वीट नहीं आना सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर, बालाकोट की एनिवर्सरी पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना लगातार। तो ये आइडियोलॉजिकल भी, जो कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, क्योंकि विदेशी नेता है तो विदेशी आइडियोलॉजी पर भी विश्वास रखना, ये जो हुआ है कांग्रेस पार्टी में, तो इन तमाम मुद्दों के खिलाफ आज G23 बनाम G3 पर, G23 के नेताओं से भी मेरे कई सवाल है। जब G23 के नेताओं से मैं ये कहता था 2017 दिसंबर में कि हिम्मत दिखाइए, संजय झा जी, मनीष तिवारी जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, भूपिंदर हुड्डा जी, विवेक तांखा जी, ये सारे लोग कहाँ थे तब? 2017 में ही इस बात को उठाते और सच को सच और झूठ को झूठ बोलते। आज क्योंकि खुद उस पद से, एक राज्यसभा से वंचित रह गए, आज क्योंकि खुद उनके ऊपर बन आई है, तो आज सैफरन साफा पहनकर आज रैली कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो कई बार स्प्लिट हुई है, कई बार कटी है, कई बार विभाजन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और इसी के चलते हुआ है। पर आज सवाल इन G23 के नेता से भी है कि इतने साल आपने वही भक्ति की जिसके खिलाफ आज आप बोल रहे हैं, तो इतने साल आपको क्यों समझ में नहीं आया? आज क्योंकि आप अप्रासंगिक होते जा रहे हैं देश के राजनीतिक मानचित्र पर, तो आपने अब अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए एक नई लड़ाई लड़ी है। खैर, जो भी आपका मोटिवेशन हो, जो भी आपकी प्रेरणा हो इसके पीछे, जो भी आपका उद्देश्य हो, आप कम से कम गुलाम दरबारी से आज़ाद डिसेंटर बने, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके अंदर भी रीढ़ की हड्डी आ गई, तो इसके लिए मैं आपको बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, पर आज सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो राहुल गांधी देश भर में डेमोक्रेसी इज डेड कह रहा है, लोकतंत्र मर चुका है, वो परिवार तंत्र के नाम पर जो पार्टी में लोकतंत्र मरा हुआ है, उसको कब जिंदा करेगा? दूसरा सवाल, क्या 5 चुनाव के बाद फिर से अध्यक्ष पद के लिए लाने के लिए जो तैयारी की जा रही है राहुल के चमचा वाली कमेटी, CWC चमचा वाली कमेटी के द्वारा, तो क्या अब चुनाव और असली फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की हिम्मत है? और तीसरी बात, क्या पार्टी अपने विचारधारा को मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध करने से अब बदलेगी, या इसी मोड में चलती रहेगी?
ये 3 सवाल थे और यही बातें रखनी थी। G23 बनाम G3 के खिलाफ अब मोर्चा खुल चुका है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है, अब किस पर क्या गाज गिरती है, क्या प्रतिक्रियाएं आती है, देखना दिलचस्प होगा। आप भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दिख रहा है ये आज़ाद आसमान के तले, खुले आसमान के तले मैं आज हूँ। तो आज़ाद होना गुलाम होने से हमेशा ही बेहतर होता है। गुलाम नबी जी, आपको अपनी आज़ादी मुबारक। आज़ाद ही रहना, कहीं जाकर फिर से गुलामी की जेड़ियों, जो बेड़ियां हैं वो अपने गले में और पैर में मत डाल देना। जय हिंद, जय भारत।